नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। तेलंगाना में नफ़रत अंगेज़ मुहिम फैलाने के लिए बाज़ाब्ता IT सेल काम कर रहा है। उसके ज़रिए ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहर आलूद मुहिम चलाई जा रही है। आए दिन उसके नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि आजकल फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने वाले मौजू तेलुगु चैनलों और सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है। थोड़ा सा मौका भी मिल जाए तो इसके लिए ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती है। ये वाज़ेह सबूत है कि एक बाज़ाब्ता IT सेल दरपर्दा काम कर रहा है। आज से 6 साल कबल 500 अफराद पर मुश्तमिल भाजपा के एक IT सेल की बात सामने आई थी, लेकिन उस वक्त ज़ाफ़रानी पार्टी के लिए तेलंगाना में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात और अज़ाइम का इजहार किया जा रहा है। याद रहे कि ज़ाफ़रानी पार्टी कायदीन दुब्बाका इंतखाबात के नताइज के बाद से काफ़ी चौकस और एक्टिव हो गए हैं। फिर GHMC इंतखाबात के नताइज ने तो ज़ाफ़रानी कायदीन की नींद ही हराम कर दी और IT सेल को भी एक्टिव कर दिया गया। तब से ही अवामी डिस्कोर्स में इस तरह के बयानात और तासुरात देखने में आ रहे हैं कि जिससे फ़िरकावारियत की बो आती है। इसके लिए अक़लियतों से वाबस्ता इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है और मीडिया में मौजूद फ़िरका परस्त अनासिर इस तरह के प्रोपेगेंडा को हवा देने में मदद कर रहे हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि भाजपा ने हमेशा ही छोटी रियासतों को अपनी तजुर्बेगाह बनाया है। इस तजुर्बे में वो करोड़ों के स्कैम करती है, रियासत के इंतज़ाम व इंसराम को नुकसान पहुँचाती है और फ़िरकावारियत के ज़रिए इक़्तिदार पर रहना चाहती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसी रियासतें उसकी मिसाल हैं, लेकिन तेलंगाना में वो ऐसा नहीं कर सकी। हालांकि तेलंगाना मुहिम के दौरान बीजेपी ने ज़ोरदार दावे किए थे कि वही तेलंगाना लाने में अहम पार्टी रही है, लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन 6 साल बाद जब अवाम में हुक्मरान TRS के खिलाफ नाराज़गी ने जन्म लिया तो बीजेपी मैदान में हाजिर है और इस बार वो तमाम हथियारों के साथ मौजूद है। तेलंगाना तहरीक में अवाम के हर तबके ने अपना भरपूर हिस्सा अदा किया था। अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। निज़ाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, करीमनगर, निज़ामबाद, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में मुनक़िद हुए अक़लियतों के बड़े बड़े जुलूस और जलसों ने तेलंगाना तहरीक को ताकत दी थी। रियासत के तमाम ही अज़ला में अक़लियतों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया था और तेलंगाना मुहिम के दौरान भी ज़ाफ़रानी पार्टी और कायदीन ने अक़लियतों को तेलंगाना तहरीक से अलग थलग करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम हो गई। और ज़ाफ़रानी कायदीन के पास इसके सिवा दूसरा रास्ता ही क्या हो सकता था। हाल ही में आदिलाबाद के MIM लीडर ने गोली चला दी, लेकिन उस वाक़े को भी सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। IT सेल के हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे नारे और फ़खरे लगा रहे हैं जो कि यकसा हैं और कहा जा रहा है कि हुक्मरान जमात ने अक़लियतों को खुली छूट दे रखी है, जिसके नतीजे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ये महज अक्सरियती तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए हो रहा है और इस तरह दरपर्दा IT सेल की नफ़रत अंगेज़ मुहिम के ज़रिए ज़ाफ़रानी पार्टी शायद अपने मकासद हासिल करना चाहती है। आजकल तेलंगाना पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड्स की तहकीक में लगी है। लगे हाथों नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए तो रियासत के लिए बेहतर होगा। हाल ही में एक ऐसी खबर अखबारात और मीडिया की जीनत बनी जिस पर काफ़ी कम बहस हो रही है। हालांकि यह ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक अवामी पैसे और बैंक फ्रॉड से है। इस खबर के मुताबिक हैदराबाद की एक फर्म ने 8,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। कंपनी का नाम है ट्रांसट्रॉय। इस कंपनी के खिलाफ CBI ने तहकीकात की और केसेस भी बुक कर दिए हैं। ट्रांसट्रॉय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आबपाशी और रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों पर काम किया है। अंदाज़ा लगाया गया है कि फर्म ने बैंकों को 8,000 करोड़ का चूना लगाया है। इस फ्रॉड को हीरों के ताजिर नीरव मोदी के स्कैम से भी बड़ा बताया जा रहा है। CBI ने अपनी FIR में कंपनी के डायरेक्टर, चेयरमैन, एडिशनल डायरेक्टर और दीगर के नाम शामिल किए हैं। हैदराबाद और गुंटूर में कंपनी के डायरेक्टर्स के मकानों पर धावे किए गए और तलाशी ली गई। इस दौरान ऐसे दस्तावेजात भी हासिल हुए हैं जिनसे पता चलता है कि बैंक से हासिल किए गए लोन की रकम में खुर्द-बुर्द किया गया। इसके अलावा मुलजिमीन के बारे में ये भी पता चला है कि उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, अकाउंट बुक से भी छेड़छाड़ की है। इसके अलावा एक और मामले ने भी कंपनी के खिलाफ ED ने केस बुक कर लिया है। याद रहे कि पिछले 6 वर्षों में बैंक के जरिए बड़ी कंपनियों की धोखाधड़ी के वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ है।
बड़ी कंपनियां सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से कर्जे लेती हैं और हासिल किया हुआ कर्ज बैंकों को वापस नहीं करती। इस तरह सरकारी प्रोजेक्ट अवामी पैसे से मुकम्मिल हो जाता है, लेकिन इस दौरान एक खानगी कंपनी सारा मुनाफा ले चलती है। यही हिकमत अमली किंगफिशर, नीरव मोदी की कंपनी और दीगर ने अपनाई और इस दौरान देखा गया कि कई छोटे बैंक दिवालिया हो गए। पहले पीएनबी का मामला सामने आया, फिर किंगफिशर का और कुछ अर्से बाद महाराष्ट्र गुजरात कोऑपरेटिव बैंक का। साल 2016 में नोटबंदी हुई और उसके बाद से यक्के बाद दिगरे कई बैंक दिवालिया हो गए। आज भी बैंकों के खातेदार अपनी रकम वापस हासिल करने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। इसी दौरान आंध्र प्रदेश का मारूफ बैंक आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में जम हो गया और उसके साथ कई और छोटे बैंक भी बड़े बैंकों में जम हो गए। याद रहे कि उन बैंकों से भी कई बड़ी कंपनियों ने कर्ज हासिल किए हैं और उनकी अदाई बाकी है। हालिया कंपनी के फ्रॉड के बाद पता नहीं किस बैंक की बारी है। ज़राई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज को आज 1 महीना हो गया है। इस बीच मरकजी वज़रा के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों को गलतफहमियां हैं। वहां बैठे किसान एक ही इलाके से आते हैं। उन्होंने 2 बार भारत बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो बातचीत से भाग रहे हैं। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के बाजपुर में ज़राई कानूनों की मुखालिफत कर रहे मुजाहिरीन ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर बैरिकेड्स हटा दिए। पुलिस ने दिल्ली गाज़ियाबाद को जोड़ने वाला चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। उधर सिंकू बॉर्डर से आगे NH-44 जुमे से ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। दूसरी जानिब वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसानों के हमदर्द बनकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनको मुस्तकबिल में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल को छोड़कर सभी रियासतें PM किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हैं। वहाँ इस स्कीम से 70 लाख किसानों को फ़ायदा हो सकता था। वहीं हरियाणा में किसानों ने आज से टोल फ्री कर दिए हैं। ये सिलसिला 27 दिसंबर तक जारी रहेगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। भारतीय किसान यूनियन के सरबराह बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हुकूमत अभी भी गोलमाल बातें कर उलझा रही है। वो किसानों में फूट डालने के लिए अलग अलग मीटिंग्स करना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। कोई ठोस फैसला ना होने पर मुल्क भर में एहतजाज और तेज किया जाएगा। इसी बीच मांगे पूरी नहीं होते देख किसानों ने मलोट, संगरूर, फिरोजपुर, मोगी, पट्टी, छेहरटा समेत कई जगहों पर जुमेरात को रिलायंस जियो के टावरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। हरियाणा में सिरसा के गांव गदराना में भी टावर की बिजली काटी गई। वहां पुलिस पहुंची लेकिन कनेक्शन बहाल नहीं करा पाई। वहीं जींद के उचाना में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के लिए बने हेलीपैड को किसानों ने उखाड़ दिया। मुजाहिरीन ने वहां पर काले झंडे लगा दिए। मुखालिफत को देखते हुए डिप्टी CM का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। सचिव भारतीय किसान यूनियन एकता टिकाऊं पंजाब, ये जानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो हम संघर्ष लड़ रहे हैं ये हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि जो 3 कानून लाए हैं ये हमारे मौत के वारंट, हम इसको लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रिपल मर्डर किया है मोदी गवर्नमेंट ने। ट्रिपल मर्डर आम लोगों का मर्डर किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद करके, यानी जो एसेंशियल गुड्स में अमेंडमेंट किया है। नंबर 2 तो ये जो स्टेट सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर का, उसको स्टेट के जो राइट्स है उसका गला घोटकर सेकंड मर्डर किया है। थर्ड जो खेती क्षेत्र के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ खेत मजदूर है, फार्मर्स है, या और कोई कारीगर है या मंडी में काम करता है, सभी का मर्डर किया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट। मैं जगमोहन सिंह महासचिव। ये मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश की जनता से मन की बात कहना चाहता है, तो इसी का विरोध हमने थाली बजाकर किया है। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं किसानों की भी मन की बात सुने। और हमारे मन की बात है कि खुद मोदी आए
और किसानों के बीच में बैठकर बातचीत करे और इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने का काम करे। तो हमारा इसका जो मन की बात का है, इसका विरोध प्रदर्शन करना था। तो मोदी को फिर हमें एक बार फिर कहना चाहते हैं कि मोदी हमारी मन की बात सुने किसानों की, और किसानों के बीच में बैठकर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का काम करें। यही हमारा आज का उद्देश्य है। तो आपने किस तरह हमने थाली बजाकर मोदी की मन की बात का विरोध किया है और टेलीविजनों के स्विच ऑफ करके, क्योंकि हम मोदी की बात तो काफी बार सुन चुके हैं। इसलिए हमने तो आज अपने मन की बात मोदी को सुनानी थी। तो हमारे मन की बात ये है कि मोदी आए और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर हमारे से बात करें। तो ये तरह जवाब दिया हाँ, गया? उसी को जवाब दिया है मोदी ने। मोदी की भाषा में ही हमने थाली बजाकर जवाब दिया है, क्योंकि मोदी ने पीछे भी एक समर्थन जुटाया था। कोरोना काल का टाइम था तो मोदी ने खुद थाली बजवाई थी। तो हमने आज मोदी को उसकी मन की बात ना सुनकर अपनी मन की बात उसको सुनाना चाहते हैं। और मोदी के लिए यही संदेश था कि आप अपनी बात को तो बंद करो, क्योंकि आप जनता को बहकाना चाहते हो, बरगलाना चाहते है कि वो कहता मैं मन की बात करता हूँ, दोगली नीति करता है और सेठ अंबानी और अदानी के समूह में बोलता है और पूरे भारत को कंगाल के बनाने के ऊपर और हमने बेदखल करना चाहता है। ये कभी भी पूरे हिंदुस्तान की पंचायत, पूरे हिंदुस्तान को बेदखल नहीं होने दी जाएगी। कितने भी दिन लगो, हम उसके लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेगा पूरा भारत जन आंदोलन बन चुका है। और जो ये थाली और इसका बहाना वो लेता मन की बात, हमने इसका विरोध किया है। हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते। और रही दुष्यंत की बात, दुष्यंत अगर ऐसा है तो अपने विधानसभा ने बुलाकर और इस काले कानून को हमारे प्रदेश में इसको खारिज करने का काम करे, ताकि पूरे हरियाणा के अंदर दुष्यंत और उसकी माँ कहीं नहीं बढ़ेंगे, ना प्रवेश होने देंगे। जो हमारे उचाना ब्लॉक के और सारे है पूरे हरियाणा के, और उचाना विरोध ने जो कल विरोध किया है, बहुत हम इनका धन्यवाद करते हैं। जो बांगर की धरती कहलाने वाली है वह खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरती रहेगी अगर उसको ये काले वापस कानून नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि हुकूमत नए ज़रई असलाहत क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों से मामलात और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से ज़ायद किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को खिताब करते हुए कहा कि एक बार फिर आजिज़ी के साथ किसानों के मफाद में हुकूमत मामलात और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अन्नदाता की तरक्की के तईं वक्फ है, इससे एक खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जमहूरियत पर पुख्ता एतमाद है और नए ज़रई क़वानीन को हक़ाइक़ की बुनियाद पर परखा जा सकता है। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। इतना ही नहीं, जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भाले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच करके आया। और जब एमएसपी में खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई,
काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बात, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। उदाहरण के तौर पर एग्रीमेंट फार्मिंग की बात ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी है। वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश किसान मंडी नहीं भी जा पाता था तो वो क्या करता था, वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था। ऐसे में वो व्यक्ति, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने 7 साल कबल मुजफ्फरनगर में होने वाले फिरकावाराना फसादात से मुतालिक मुकदमे वापस लेने के लिए मुजफ्फरनगर की एडीजे की अदालत में अर्जी दाखिल की है। ये मुकदमे बीजेपी के 3 मौजूदा अरकान असेंबली संगी सोम, सुरेश राणा और कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ दर्ज हैं। इन सभी लीडरान पर 7 सितंबर 2013 को सुखेड़ा थाने के नुगला मंडरू में इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने का इल्जाम है। मुकदमा वापस लेने की अर्जी पर समाअत के लिए ताहाल तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, जबकि हुकूमत के इस इक़दाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। मुकदमा वापसी की अर्जी रियासती हुकूमत के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर की है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराज भदौरिया मुकदमा वापसी के इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा कि कमाल है, बीजेपी क्या इसीलिए हुकूमत बनी थी? वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, वज़ीर होंगे या रुकन असेंबली, सबके खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे तो क्या इससे मुजरिमों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? भदौरिया ने कहा कि क्या इससे मुजरिमों को यह महसूस नहीं होगा कि मुजरिमाना मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं? यही वजह है कि एसडीएम और सीओ को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है, तभी यहाँ पुलिस वालों का एनकाउंटर होने लगा है और ख़वातीन के तईन जुल्म सितम और इस्तेसाल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने मुतालबा किया कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ सियासी इंतकाम के जज्बे से दर्ज किए गए अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मुकदमों को भी वापस लिया जाना चाहिए। मायावती ने जुमे को अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी का मुतालबा है कि यूपी में बीजेपी के अफराद पर सियासी दुश्मनी में दर्ज मुकदमे वापस होने के साथ ही सभी अपोजिशन पार्टियों के अफराद पर भी ऐसे दर्ज मुकदमे भी ज़रूर वापस होने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत अंदाजे से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और तेज़ी से पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस रफ्तार को कायम रखने के लिए महंगाई को काबू में रखने की ज़रूरत है। आरबीआई ने दिसंबर के बुलेटिन में मईशत की सूरत हाल पर कहा कि हिंदुस्तानी मईशत कोविड-19 की गहरी खाई से बाहर निकल रही है और एक ऐसी रफ्तार का सबूत मिलता है जो ज़्यादातर तखमीनों को पूरा करती है। बुलेटिन के मुताबिक नवंबर 2020 में काश्तकारी और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में तेज़ी के सबब माशी हालत में बेहतरी आ रही है। शरह सूद दहाइयों में सबसे आसान सतह पर है। मुश्किल हालात के बावजूद तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से जहद मुसलसिल से हिंदुस्तान को तेज़ तरक्की की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि मईशत में बेहतरी आने वाली तेज़ी को कायम रखने के लिए महंगाई को काबू में रखने का मंसूबा किए जाने की ज़रूरत है। बुलेटिन में कहा गया कि नवंबर के आखिर में कौमी शुमारियात के दफ्तर की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक पहली छमाही में कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए किए गए मंसूबों की दूसरी छमाही में बहुत कम असर नज़र आया और मईशत ज़्यादातर अंदाज़ों के बरक्स तेज़ रफ्तार से पटरी पर लौट रही है। आरबीआई ने कहा कि तीसरे क्वार्टर्स में हिंदुस्तानी मईशत कोविड-19 के असर से आज़ाद हो सकती है और माशी इजाफा यानी ग्रोथ 0.1% रहने का इम्कान है। आरबीआई ने रवा माह की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहा था कि अक्टूबर में उसने मईशत के हवाले से जो तखमीना पेश किया था उससे 200 बुनियादी पॉइंट ज़्यादा की बेहतरी नज़र आ सकती है। उसने कहा कि रवा माली साल के दूसरे
छमाही में मईशत 0.4% यानी 0.4% की रफ्तार से बढ़ सकती है, जबकि अगले माली साल के पहले हाफ में ये 1402% की शरह नमो हासिल कर सकती है। और उसने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों ने रवां बरस में गिरावट आने का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अगर हालिया रफ्तार कायम रही तो मईशत अंदाजे से बेहतर मुजाहरा करेगी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 7,98,00,000 से ज़्यादा हो गया। 5,62,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,51,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। जॉनसन का यह बयान उस वक्त आया जब जुमेरात को एक ही दिन में मौतों का आंकड़ा 574 बढ़ गया। जॉनसन के मुताबिक हालात पर जल्द काबू करने की कोशिशें जारी हैं। मुल्क में अब तक कुल मिलाकर 69,625 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कुल मामलों में भी 39,000 से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। हुकूमत की दिक्कत तब और बढ़ गई जब मुल्क में एक हफ्ते में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट देखने को मिले। इन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज़ी से चलाई जा रही है। अब तक 6 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। ब्रिटेन ने यूरोप में फाइजर बायोएनटेक को सबसे पहले मंजूरी दी थी। यहाँ इस महीने के शुरू में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। सरकार का कहना है कि बहुत जल्द मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा या पूरा किया जाएगा। वहीं अमेरिका में कोरोना से राहत के इशारे नहीं हैं। यहाँ कुछ रियासतों में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। इनमें कैलिफोर्निया का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। अकेले इस रियासत में मामले 20 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 3,26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय मुल्क क्रिसमस पर भी सहमे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर मुल्कों में पाबंदियों में किसी तरह की ढील नहीं दी। इटली और जर्मनी में तो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन फ्रांस ने काफ़ी हद तक हालात संभाले हैं। हिंदुस्तान में 2 दिन तक कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में इजाफे के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर तकरीबन 1700 की कमी और सेहतमंद अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। मंगल के रोज़ वायरस के यौमिया केसेस 20,000 से कम हो चुके थे, लेकिन चारशंबे के रोज़ ये बढ़कर 23,000 और जुमेरात को 24,000 से ज़्यादा हो गए थे। जुमे के रोज़ एक बार फिर नए केसेस 23,000 के करीब रहे। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,068 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,01,00,000 से ज़्यादा हो गई है। इसी अरसे के दौरान 24,661 मरीज़ सेहतमंद हुए, जिससे शिफायाब मरीजों की तादाद 97,17,000 हो गई और शिफायाबी की शरह 95.77% हो गई। एक्टिव केसेस 1930 से घटकर मजमूई तादाद 2,81,000 हो गए हैं और ये शरह 2.78% है। इसी अरसे में 336 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,47,092 हो गई है। अमवात की शरह मुल्क में अब भी 1.45% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 518 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,83,556 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,527 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 91 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक और रूप यानी स्ट्रेन के सामने आने के बाद साइंटिस्ट की चुनौतियां और लोगों की तशवीश बढ़ गई है। नए स्ट्रेन के जेनेटिक कोड में 23 बदलाव हुए हैं। इनमें से 6 से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बाकी बदलाव का असर वायरस के बिहेवियर पर पड़ सकता है। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी NHS ने नए स्ट्रेन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के 7 अलामात की पहचान की है। माना जाता है कि ब्रिटेन में कोरोना का पहला नया स्ट्रेन सितंबर में केंट सूबे में सामने आया था, जबकि दूसरा साउथ अफ्रीका से वहां पहुंचा है। नवंबर में लॉकडाउन के बावजूद जब कोरोना मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तब इसकी जांच की गई और तभी पहले नए स्ट्रेन की जानकारी सामने आई। दूसरे स्ट्रेन की पहचान इसी महीने जीनोमिक सर्वेलेंस में हुई। इन दोनों स्ट्रेन में कुछ बातें कॉमन तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के जेनेटिक कोड में हुए 23 बदलाव इसे ज़्यादा इन्फेक्शियस बना सकते हैं। सबसे फिक्र की वजह कोरोना के स्पाइक में हुए बदलाव का या म्यूटेशन है। ये स्पाइक कोरोना की सतह से कील की तरह चिपके रहते हैं और वायरस को नसों में दाखिल करने में मदद करते हैं।
ज़्यादातर वैक्सीन इन्हीं स्पाइक्स को निशाना करके बनाई जा रही हैं। कम से कम 3 स्पाइक म्यूटेशन N50Y, N439K और Y453F को इंसानों को मुतासिर करने में मदद कर सकते हैं। स्पाइक में हुआ एक और बदलाव लोगों की एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को भी मुतासिर कर सकता है जो पहले ठीक हो चुके हैं या जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले रखी हो। साउथ अफ्रीका वाले कोरोना स्ट्रेन में भी कई बदलाव हुए हैं, जिनमें N501Y म्यूटेशन सबसे अहम है। लंदन के सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन 56% ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई वाज़े इशारा नहीं मिला है कि ज़्यादा खतरनाक भी होगा। इससे पहले ब्रिटेन हुकूमत भी ये कह चुकी है कि नया स्ट्रेन 70% तक ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की कामयाबी ने जहां लोगों में उम्मीद भर दी थी, वहीं वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद उनकी फिक्र बढ़ गई है, खासकर जब साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है। और ब्रिटेन में कोरोना इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ने की अहम वजह भी यही है। हालांकि साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नए स्ट्रेन के राजों को सुलझाने और उसकी काट ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी बीच NHS ने नए स्ट्रेन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के 3 कॉमन सिम्टम्स के अलावा 7 नए अलामात की पहचान की है। 3 कॉमन सिम्टम्स में बुखार, सूखी खांसी और सूंघने और चखने की सलाहियत मुतासिर होना है। दीगर 7 अलामात में थकान, भूख ना लगना, सिर दर्द, डायरिया, बदन दर्द और स्किन पर धब्बे आना है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ब्रिटेन से होते हुए दुनिया के कई मुल्कों तक फैल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो हमें एहतियाती कदमों को लेकर संजीदा होना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल करना होगा और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना होगा। हाथों और जिस्म की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। यही नहीं, अपने घरों में वेंटिलेशन का भी मुनासिब इंतज़ाम करना होगा। सुपरस्टार रजनीकांत को जुमे की सुबह हैदराबाद की अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो 70 साल के रजनी के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो रहा है, साथ ही उन्हें थकान भी महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि जब तक उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। हालांकि उनके अंदर किसी और तरह की अलामत नहीं है। पिछले दिनों रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म अन्ना थे के सेट पर 8 क्रू मेंबर्स कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद शूटिंग रोक दी गई थी। हैदराबाद में चल रही शूटिंग पर कोरोना अटैक की वजह से 70 साल के रजनीकांत का भी कोविड टेस्ट कराया गया था, जो नेगेटिव आया था। रजनीकांत ने 14 दिसंबर से अन्ना थे की शूटिंग शुरू की थी। पिछले दिनों बेटी ऐश्वर्या ने सेट से उनकी एक फ़ोटो शेयर की थी। रजनी बायो बबल के अंदर ही शूटिंग कर रहे थे, इसलिए वो कोरोना पॉजिटिव क्रू मेंबर्स के राब्ते में नहीं आए थे। शूटिंग इंडोर हो रही थी। जुमला 45 दिनों की शूटिंग का शेड्यूल था, जो अब रुका हुआ है। अन्ना थे में रजनीकांत के अलावा कीर्ति सुरेश, मीना, खुशबू, प्रकाश राज और सूरी भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में बॉलीवुड से जैकी श्रॉफ का भी एक अहम रोल होगा। फिल्म का डायरेक्शन शिवा कर रहे हैं और इसे अप्रैल 2021 में रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। बात अगर रजनीकांत की करें तो उन्हें पिछली बार दरबार में देखा गया था। अब रजनीकांत फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने का भी ऐलान कर चुके हैं। पार्टी का ऐलान नए साल में होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच कल से मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है। सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ये मैच जीतना भी जरूरी है। पहले मैच में इंडिया को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। हिंदुस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 2 सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में वो इस सीरीज को भी जीतकर तारीख बनाना चाहेगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।